Hello students, myself Vishit Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. इन दिनों में हम कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सैम्पल पेपर्स। आज के सैम्पल पेपर में जो कि हमारा चौथा सैम्पल पेपर है, इसके मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा और अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे क्वेश्चन एट टाइम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस PDF के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो मिलेगा वो है डेप्रिसिएशन एज द टर्म इज यूज्ड इन अकाउंटिंग मीन्स फिजिकल डेटेरियोरेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। कहता है मूल्यह्रास जो कि लेखांकन में शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका क्या अर्थ है? एक स्थायी संपत्ति में भौतिक गिरावट होना, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, किसी संपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट होना, अलोकेशन इन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, अपने उपयोगी जीवन पर स्थायी संपत्ति की लागत का आवंटन करना, मेकिंग अ प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान करना। देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में आपने कभी ना कभी ये सारे शब्द सुने होंगे और शायद पहला शब्द जो दिमाग में आपके आता होगा वो ये है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है मूल्य का गिरना। तो जैसे ही आप मूल्य का गिरना सोचेंगे तो शायद आप ए या बी में से कहीं सोचेंगे कि भौतिक गिरावट होना या बाजार मूल्य में गिरावट होना। पर अगर बहुत ट्रू सेंस में देखा जाए तो डेप्रिसिएशन के माध्यम से हम असेट की कॉस्ट को फैला देते हैं, प्रसारित कर देते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो एक मशीन है 5 लाख रुपए की और ये मान लेते हैं कि उसकी लाइफ है 10 साल की। तो क्या है, 5 लाख की मशीन है और 10 साल उसकी लाइफ है। तो हम हर साल क्या करेंगे, हम हर साल 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 50,000 का डेप्रिसिएशन पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में एंड सो ऑन। ठीक है, अभी मैं ये बात नहीं करता आपसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, इन जनरल 50,000 डेप्रिसिएशन अपन हर साल लगा रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपन कि 5 लाख को अपन ने एक साथ P&L पे चार्ज ना करके 50,000 रुपये अपन ने चार्ज किया। जैसे जैसे असेट्स यूज़ हो रही है वैसे वैसे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। तो इसके पीछे रियल में जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेसिकली ये कहना है कि जब आपको मशीन से जो बेनिफिट है वो 10 साल तक मिल रहा है तो आपको उसकी कॉस्ट को भी 10 साल तक अलोकेट करना चाहिए, बंटित करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन का मूल मकसद ये है। होता तो ये भी है कि डेप्रिसिएशन के बहाने से कंपनी के पास फंड इकट्ठा होता जाता है जिससे फिर हम असेट्स को रिप्लेस कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी पॉइंट्स भी बहुत गलत हैं, लेकिन इस अगर कहें कि सही और ज़्यादा सही में चुनाव करना हो तो थर्ड पॉइंट ज़्यादा सही है कि डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब जो होता है उसका मतलब यही होता है कि हम असेट्स की जो कैपिटल कॉस्ट लगी है उसको टुकड़ों टुकड़ों में फैला देते हैं, बंटित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन कवर्ड द फर्स्ट 5 किलोमीटर इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज। अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे मैथ्स का है। हाँ, ये क्वेश्चन मैथ्स का भी है और स्टैटिस्टिक का भी है। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है कि आपकी एक ट्रेन है जो सफ़र कर रही है। पहले उसकी जो स्पीड थी वो थी 30 की और बाद में जो उसकी स्पीड हो गई वो हो गई 45 की। ठीक है, स्पीड इस क्वेश्चन में वेरिएबल माना जाएगा क्योंकि स्पीड बदल रही है, एक बार 30 की थी और एक बार 45 थी। अगर आप क्वेश्चन गलत करना चाह रहे हैं तो जल्दी से आप इसको जोड़ेंगे कि 75 हो गया तो आपका एवरेज स्पीड हो गया 37.5। तो इसमें गलत ये है कि आप इस क्वेश्चन को अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन हार्मोनिक मीन से सॉल्व होगा। जो भी दूरी और चाल वाले क्वेश्चन होते हैं वो हार्मोनिक मीन से सॉल्व होते हैं, हरात्मक माध्य से सॉल्व होते हैं। तो 37.5 इसका आंसर नहीं है। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन, तो उसका सही तरीका तो ये है कि आपको 30 का रेसिप्रोकल निकालना होगा, इसी के साथ आपको 45 का रेसिप्रोकल निकालना होगा। इसके अलावा जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्ट में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये तरीका उनके लिए रहेगा जिनको हार्मोनिक मीन निकालना आता है। फायदे में किसी को हार्मोनिक मीन नहीं निकालना आता है तो वो एक देसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक आम आदमी की तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं वो करके बताता हूँ आपको। देखिए, आपकी गाड़ी की स्पीड पहले क्या थी, 30 की। इसका मतलब है आप 60 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर कवर किया करते थे। अब आपकी जो पहली जर्नी रही, आपकी जो पहली ट्रेन की जर्नी रही वो मात्र
5 किलोमीटर की जर्नी रही, ठीक है। तो यहीं से समझ लीजिए 30 किलोमीटर में आपको 60 मिनट लगते हैं, यानी आपको डबल समय लग रहा है। 30 किलोमीटर 60 मिनट क्या है, डबल। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर में आपको 10 मिनट लगे होंगे। तो पहली तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहली जर्नी में आपको 10 मिनट लगा होगा। दूसरी बार आपकी स्पीड थी 45 की, यानी 45 किलोमीटर रनिंग करने के लिए आपको 60 मिनट का समय लग रहा था। इसका मतलब ये है कि 15 किलोमीटर की जर्नी में आपको 20 मिनट का समय लगा होगा। मैंने यहाँ पे इसका 1/3 कर दिया कि 45 किलोमीटर में आपको लग रहा है 60 मिनट, तो 15 किलोमीटर जो कि इसका 1/3 है, वहाँ आपको लगा होगा 20 मिनट। अब गौर कीजिए, पहली जर्नी में आपको 10 मिनट लगे और दूसरी जर्नी में आपको 20 मिनट लगे, यानी कुल आपको 30 मिनट लगे। और पहली जर्नी में आपने 5 किलोमीटर कवर किया, दूसरी जर्नी में आपने 15 किलोमीटर कवर किया, यानी आपने 20 किलोमीटर कवर किया। अब क्या समझ में आया कि 30 मिनट में यानी आधे घंटे में आपने 20 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब आधे घंटे में अगर 20 किलोमीटर है तो पूरे घंटे में 40 की स्पीड आपकी आएगी। तो ये क्वेश्चन की स्पीड आपकी आएगी 40 से। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता था। एक तो ये कि हर जगह अर्थमेटिक मीन नहीं लगता, कुछ मामलों में हार्मोनिक मीन और कुछ मामलों में ज्योमेट्रिक मीन भी लगता है, ठीक है। और दूसरा, हार्मोनिक मीन का रास्ता लंबा है, वो मैंने उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया, बल्कि मैंने इसको एक देसी तरीके से करने की कोशिश की। तो ठीक, एनीवेज चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, कर ली। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद ही सोचो कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट अगर हमने 10,000 का माल 12 में बेचा तो। और देखिए, पहली बात तो देखो, आपने 10,000 का माल बेचा तो आपका स्टॉक हो गया माइनस। जब आपने कहा कि मैंने 12,000 में बेचा तो आपने 2,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 2,000 रुपये आपकी कैपिटल में प्लस होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, स्टॉक में से माइनस, दूसरा मैंने क्या बताया, कैपिटल में प्लस होगा। अब 12,000 में से आपको आधी राशि प्राप्त हुई, आपको आधी राशि प्राप्त हुई तो उतनी राशि आपके कैश के अंदर प्लस होगी, और आधी राशि आपकी बाकी रह गई तो वो आधी राशि आपके डेटर्स के अंदर प्लस होगी। क्वेश्चन ये था कि बताइए कौन से खाते प्रभावित होंगे जब हम लेखा समीकरण बनाएंगे, तो कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। तो इसमें कौन कौन अफेक्ट हुआ, कैश हुआ, क्रेडिटर नहीं हुआ। मेरे 4 खाते अफेक्ट हुए और ये 4 वाला आंसर मुझे डी में दिखाई दे रहा है। कैश आएगा, स्टॉक जाएगा, डेटर बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, ये 4 इसके अफेक्टेड खाते होंगे। इसकी एक हिंट देख लीजिए कि चूंकि माल बेचा तो स्टॉक में कमी आएगी, लाभ कमाया तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आधी राशि मिल गई तो कैश बढ़ेगा, और आधी राशि मिलनी बाकी है तो आपका डेटर्स बढ़ेगा। ये जो स्क्रीन पे आप नंबर देखते हैं, है ना, उस स्क्रीन वाले नंबर पे अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे जैसे समय मिलेगा मैं डेफिनेट रिप्लाई करूँगा। और ये पास में जो आप लोगो देख रहे हैं वो इसलिए है कि अगर जब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्रीली भी अवेलेबल है, पेड कंटेंट भी है और फ्रीली कंटेंट भी है। तो जब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ एक ही नाम से बहुत सारे ऐप होते ही हैं, तो आप इस लोगो से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कौन सा ऐप चाह रहे हैं, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन जो आप पीडीएफ में पाएंगे वो ये है कि ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 2,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ऑन सेल, सेल अमाउंट वुड बी। तो 2 तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप सिंपली ओपनिंग स्टॉक मार्क कीजिए जो कि है आपका 40,000, क्लोजिंग स्टॉक मार्क कीजिए जो कि है आपका 60,000, और परचेज है वो है 2,60,000। अब यहाँ पे सेल गायब है, इनफैक्ट सेल हमसे पूछा है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें पता नहीं है। तो अगेन इस क्वेश्चन का एक तरीका ये हो सकता है कि आप इनमें से वैल्यूज़ लगा के रख दो, पहले सेल लगा के रख लो, ऑप्शन लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। आप देखिए, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है ना, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल, लेकिन ये रेट आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि 1/5 ऑन सेल है, सेल तो मिसिंग है आपका। तो फिर आप इसको कर सकते हैं 1/4 ऑन कॉस्ट,
क्योंकि जो 1/5 ऑन सेल होता है वो 1/4 ऑन कॉस्ट होता है। अब बच्चा बोलता है सर कॉस्ट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कॉस्ट आपको बनानी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे बनती है? ओपनिंग स्टॉक ले लो, परचेज ले लो और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। ये तो क्वेश्चन मैंने न मालूम कितनी बार कराया होगा, ठीक है। तो आप अपना ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए, परचेज ले लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दिया आपने, तो इन दोनों को जोड़ने पे तो आ गया आपका 3 लाख DR साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया तो आपका फाइनली आ गया 2,40,000, ठीक है। आपका 2,40,000 आ गया। ये क्या आया सर? ये आ गया कॉस्ट, जिसको COGS भी बोलते हैं। एक बार जब आपकी कॉस्ट आ गई है तब आप इसके ऊपर 1/4 अप्लाई कर दो। 2,40,000 का 1/4 अप्लाई करोगे तो 60,000 आएगा, ठीक है। तो 60,000 क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। 2,40,000 का माल अपन 60,000 के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो अपनी जो सेल अमाउंट है वो 3 लाख है। तो इस क्वेश्चन में सेल अमाउंट पूछेगा तो 3 लाख बताना, ग्रॉस प्रॉफिट पूछेगा तो 60,000 बताना, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो पूछे तो रेशो बना देना। चलिए, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन, कि अगर कोई आयगत व्यय है उसको अपन ने गलती से पूंजीगत मान लिया तो क्या प्रभाव होगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आयगत व्यय था वेजेस, ठीक है। आपको आयगत व्यय के नाम पे वेजेस था और उस वेजेस को आपने अगर बैलेंस शीट में दिखा दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया मतलब आपने उसे पूंजीगत आइटम मान लिया, तो इसे टेक्निकल बोलते हैं कि जो आयगत आइटम थी, ट्रेडिंग और P&L वाली आइटम थी, उस ट्रेडिंग और P&L वाली आइटम को अपन ने बैलेंस शीट में डाल दिया तो क्या होगा। तो एक तरफ तो बैलेंस शीट में डालने से आपके असेट बढ़ जाएंगे, एक तो बैलेंस शीट में डालने से आपके असेट बढ़ जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि ट्रेडिंग और P&L में ना जाने से, ट्रेडिंग और P&L में ना जाने से आपके खर्चे कम हो जाएंगे, और खर्चे कम होने से आपके लाभ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बढ़ जाएगा? एक तो लाभ बढ़ जाएगा और एक तरफ असेट बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन है कि शुद्ध लाभ अधिमूल्यांकित हो जाएंगे और संपत्ति अवमूल्यांकित हो जाएगी, तो गलत है। आधा सही है, आधा गलत लिखा है। सेकंड में लिखा है और वो बिल्कुल सही है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स। तो मैं बाकी नहीं पढ़ता, तो सॉल्व हमने समझ ही लिया है। हमारे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, बी आंसर इसका, हमारे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, या कभी कभी बोल देते हैं कि हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी और हमारी असेट्स भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। तो सर जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं या नोटिफिकेशन आ जाता है तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि सर सैम्पल पेपर्स मिल जाएं तो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल सर, सैम्पल पेपर्स हमने रेडी करने शुरू कर दिए हैं और 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर मात्र 249 रुपीज़ की कॉस्ट में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाले हैं। इसके अंदर 120 क्वेश्चन जैसे कॉमर्स के रहते हैं वो हैं, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी वाले आते हैं वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आंसर्स दिए गए हैं, यथासंभव उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं, और इंग्लिश भी कोई ऐसे बिल्कुल गूगल टाइप इंग्लिश नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी होती है। तो बहुत कोशिश की है अच्छे से, कोशिश ये भी की है कि क्वेश्चनों में रिपीटेशन ना हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लें, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से लेकर टफ और बहुत टफ तक के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो डेफिनेटली 6 क्वेश्चन पेपर मैंने जस्ट अवेलेबल कराए हैं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख के आइडिया लग सके। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि इनसे हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो अगर 6 में इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 50 में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और श्योर शॉट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो जस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। 21 मई से ये फुल फ्लैजेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद वीडियो पे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐप के अंदर ये अवेलेबल है, और अगर उससे पहले भी हैं तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं हमने इसको अपलोड कर दिया है, एंड दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सो जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा। 47वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट द वेरिएंस। यदि एक स्थिर मूल्य 10 प्रत्येक प्रेक्षण से घटाया जाता है तो प्रसरण का क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको कुछ आइटम्स दे रखे थे, और वो आइटम थे मान लीजिए 15, 25, 35 और मान लीजिए 50।
ठीक है, और आपने इन आइटमों का वेरिएंस निकाला। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर निकाला। अब सपोज करो कि इस 15 की जगह 25 लिख दिया गया, यानी इसके अंदर 10 जोड़ दिया। 25 की जगह 35 हो गया, 35 की जगह 45 हो गया, और 50 की जगह 60 हो गया। तो बताओ क्या होगा? तो एक तरीका तो यह है कि वापस से वेरिएंस निकाल लिया जाए और क्या होगा वो बता दिया जाए। दूसरा यह है कि आपको मैथमेटिकली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब हम कुछ आइटमों को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं या अपॉन करते हैं, यानी हम ऑब्जर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो मीन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मीन की बात कर रहा हूँ। अगर आप सारी वैल्यूज़ के अंदर 10-10 जोड़ोगे तो आपका मीन पहले के मुकाबले 10 ज़्यादा आएगा। अगर आप सारी वैल्यूज़ में से 10-10 माइनस करेंगे, जैसा इस क्वेश्चन में कहा है कि 10-10 माइनस करेंगे, यानी 15 की जगह 5 होता, 25 की जगह 15 होता, 35 की जगह 25 होता, 50 की जगह 40 होता। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मीन भी 10 पॉइंट माइनस हो जाएगा। अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका मीन का आंसर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आप सारी आइटमों को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये याद करना तो सिंपल है कि मीन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यूनिटरी इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस होने पे प्लस, माइनस पे माइनस, इनटू पे इनटू, अपॉन पे अपॉन। लेकिन अगर अपन बात करें डिविएशंस की, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशंस की बात करें, तो इन डिविएशंस पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारी संख्याएं प्लस भी होती हैं तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन वही रहेगा जो पहले था। अगर सारी संख्याओं में से माइनस हो जाता है तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन वही रहेगा। हालांकि इनटू होने से और अपॉन होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो ताज़ा मामले में क्वेश्चन है वो ये है कि माइनस होने से, अब मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे नियम बोल दिए। माइनस होने से स्टैंडर्ड डिविएशन रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब वेरिएंस भी क्या रहेगा? अनचेंज्ड। सपोज करो, मान लेते हैं मैंने निकाला नहीं है, सपोज कीजिए कि इन फिगर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 6 आता है और वेरिएंस अगर 36 आता है, तो बाद में अगर आप इन संख्याओं का भी वेरिएंस निकालेंगे ना तो वो 36 ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर चेंज नहीं होगा तो वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी, विल रिमेन अनचेंज। अगर मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा, तो एक बार वापस सुनिए, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर बोला ना, व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन एंड द मोर देन ओजाइव कर्व्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू। जो ओजाइव वक्र होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है OGIVE। तो जो ओजाइव वक्र होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो लेस देन वाला होता है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए 10 है, 20 है, 30, तो लेस देन वाला यूँ होता है, ऊपर की तरफ उठता हुआ होता है, और जो मोर देन होता है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको मीडियन देखने को मिलेगा। जहाँ से आप जैसे नीचे देखेंगे ना तो आपको मीडियन दिखाई देगा। तो क्या समझ में आया कि जो ओजाइव कर्व होते हैं, एक लेस देन वाला होता है, एक मोर देन होता है। वो जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं तो वो जो कटान बिंदु होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको मीडियन मिलेगा। तो ये भी समझ में आता है कि मीडियन को आप ग्राफिकली भी पता कर सकते हैं, मीडियन को आप ग्राफ के माध्यम से भी ज्ञात आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, मीडियन। क्वेश्चन 59, इन अ कंसर्न टोटल असेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो इज 3:1। इट्स टोटल असेट्स आर 12 लाख एंड द करंट लायबिलिटीज आर 80,000। इट्स इक्विटी इज ऑफ। एक संस्था में दीर्घकालीन ऋण के लिए कुल संपत्ति अनुपात 3:1 है। इसकी कुल संपत्ति 12 लाख है, चालू दायित्व 80,000 है, तो इसकी समता क्या है? ओके, 3 पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं। अब इसका करने के बाद सुनिएगा। टोटल असेट, जहाँ पे 2 आता है वहाँ पे अपॉन की लाइन आती है, ये हमेशा का फिक्स होता है। जहाँ भी फॉर्मूले में 2 नाम आता है, टोटल असेट 2, तो वहाँ 2 की जगह अपॉन आ गया। तो ये आपको रेशो गिवन है, और ये गिवन है आपको 3 और 1। अब इस क्वेश्चन में आपको टोटल असेट दे रखे हैं जो कि 12 लाख है। तो टोटल असेट्स आ गया, नीचे लॉन्ग टर्म डेट है, इधर 3 है और इधर 1 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा और लॉन्ग टर्म डेट ऊपर हो जाएगा।
ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट ऊपर आ गया, तो ये सॉल्व करने पे 4 लाख आ गया। अब अगर मैं आपको बैलेंस शीट फ्रेम करके बताऊँ, बैलेंस शीट में क्या होता है, ऊपर होता है शेयर होल्डर फंड, इसके अलावा होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके अलावा आपका होता है करंट लायबिलिटी। नीचे आपको आपका जोड़ पता है कि आपका जोड़ जो है वो 12 लाख आना है। 12 लाख अगर ये जोड़ है तो ये वाला टोटल भी 12 लाख रुपए आएगा। अब आपको जो लॉन्ग टर्म डेट होती है, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में आती है, और आपकी करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है वो आपका इक्विटी वाला फिगर ही मिसिंग है। आपकी 12 लाख के अंदर से आप ये दोनों फिगर हटा दीजिए, 12 लाख के अंदर से आप 4,80,000 हटा दीजिए, तो आपका जो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी आएगा वो 7,20,000 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। मैं एक बार इसको वापस समझाता हूँ। पहले आप फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूले में आप टोटल एसेट भर दोगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी। फिर लॉन्ग टर्म डेट को और शॉर्ट टर्म डेट को यानी करंट लायबिलिटी को आप प्लेस कर देना। नीचे जितना टोटल है उतना ही टोटल उतर है, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है उससे आपका इक्विटी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन सब आसान ही होते हैं सर, बस मौके पे याद आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसे 10 क्वेश्चन लगाने से या 12 क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, सर इससे आपके दिमाग को एक आदत पड़ती है। अगर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊं, तो जब आप बार बार से ये सैम्पल पेपर्स लगाते हैं या कहीं भी मेरे या किसी के भी क्वेश्चन बैंक को आप लगाते हैं, तो आप अपने दिमाग को बार बार क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप अभी मान लीजिए 5 बजे हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपने 10-12 क्वेश्चन किए, तो आपका दिमाग अलर्ट होकर उन क्वेश्चनों के आंसर ध्यान करने लग जाता है। फिर आपने 7-8 बजे क्वेश्चन किए, फिर आपने सुबह क्वेश्चन किए, दिन क्वेश्चन किए। इससे क्या होता है, आप दिमाग को बार बार ट्रेन करते हो इस बात के लिए कि कभी भी उससे कुछ पूछा जा सकता है, तो आपका दिमाग बार बार इससे शार्प होता है। ठीक है, एक तरह की हैबिट होती है। हम अपनी लाइफ के 80 से 90% काम बाय हैबिट्स करते हैं, ऑटोमेटिक ही होते हैं अपने साथ। आदतें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपन बहुत सारे काम आदतन करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस की आदत है, इससे आपके दिमाग को बार बार ये जो आदत जाती है क्वेश्चंस को करने की, ढूंढने की, चीज़ों को याद रखने की, फॉर्मूले याद रखने की। ठीक है, तो ये वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इससे फिर आपको एग्जाम के दिन भी कुछ नया या अजीब सा नहीं लगेगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि पूरे साल थ्योरी पढ़ लो, हम तो एग्जाम के दिन क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपके दिमाग को आदत ही नहीं है इतना। आपके पास जो स्टोरेज है, सपोज करो एक गोदाम है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो बट आप सुन लीजिए। सपोज करो एक गोदाम है और आप अपने एक नौकर को भेजते हो उसके अंदर। गोदाम में तो माल पड़ा है, पर जो नौकर बार बार गोदाम में जाएगा उसे पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, ऊपर रखी है, नीचे रखी है, कब रखी थी, उसे सब याद रहता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए साल में एक बार नौकर को भेजेंगे ना, तो इतना सारे सामान में वो कंफ्यूज हो जाएगा या लाने में बड़ी देर लगा देगा। ये ठीक यहाँ नौकर वो आपका दिमाग है, गोदाम में आपने जो भर रखा है, इतना नॉलेज भर रखा है वो है, और बार बार ये जो प्रैक्टिस है वो उस नौकर को बार बार गोदाम में भेजना है। अब आप सोच लो ये तरीका आपको काम करेगा या नहीं करेगा। मैं तो 100% जानता हूँ कि तरीका काम करता है। ठीक है, मैंने कहते हैं थोड़ा सा ऐसा ईगोइस्टिक वाली बात आती है, बट मैंने ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम पहली अटैम्प्ट में और बहुत अच्छे नंबर के साथ क्रैक किया है, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिस की आदत रखी है। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं अपना टाइम लगा के, तो उनको कम से कम ये मंत्र मैं दूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी दिमाग को आदत पड़ेगी, उतना आप देखेंगे शार्प और जल्दी आंसर्स आएंगे। और अगर आप सोचो जैसे आपने क्वेश्चन सुना वो आपको नहीं आया, तो उससे क्या मिलेगा आपको, आपके दिमाग को ये तो मिलेगा कि यार ये रेशियो वाला टॉपिक अपन ने नहीं देखा था, ये लॉन्ग टर्म डेट और एसेट्स वाला टॉपिक नहीं देखा था, या जो अपन हार्मोनिक मीन वाला क्वेश्चन आया था वो एरिया अपना छूटा हुआ है। तो आपको कम से कम अपने वो जो वीक एरियाज़ हैं या जो जिन एरियाज़ पे आपको ध्यान ही नहीं था कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से भी ध्यान आ जाएगा। तो इससे आपका कवरेज बढ़ता है। जितना आपका कवरेज, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है, उतना आपका चांस बढ़ता है। तो ये रिजल्ट कुछ एक आध लोगों के लिए लक वाला फैक्टर होता होगा, बट अधिकतर तो जो मेहनत करते हैं उन्हीं का साथ देता है। लक भी ज़्यादा हो गया भाषणबाजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोबेबिलिटी। इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी के बारे में सही नहीं है। प्रोबेबिलिटी को अपन प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कहता है जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ये बिल्कुल सही है।
ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है कि जो घटना हो नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता 1 से अधिक या 0 से कम हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती या 0 से कम नहीं होती। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में रेंज करती है। इसको यूँ पढ़ा जाता है 0 एंड 1 इंक्लूडिंग लिमिट्स। का मतलब होता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, पर 0 से कम नहीं हो सकता या इधर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो लिखा था ना, ये सेकंड स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। सी में लिखा है कि प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस लाइन का मतलब ये होता है कि प्रायिकता 1 हो सकती है पर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बी मेरे पास आंसर आ चुका है, तो ये फिर नहीं जमेगा। इसका आंसर बी रहने वाला है। आखिरी 2-3 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूँ आसान किसके लिए है? जिसने पढ़ रखा है, देख रखा है, उसके लिए आसान है। अब मान लीजिए आपका ये टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो आपको तो ये छोटा सा क्वेश्चन ही परेशान करेगा। ठीक है, हमें पता है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उससे ऑब्वियस सी बात है इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। तो इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है? या तो वो इंटरनल यूज़र होता है या फिर वो एक्सटर्नल यूज़र होता है। ठीक है, अगर बात करें तो मैनेजर कौन है? वो तो फर्म में ही होता है, तो वो इंटरनल यूज़र है। क्रेडिटर कौन होता है? बाहर होता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है? बाहर होता है। रिसर्चर को क्या होता है? बाहर होता है। तो ये सब एक्सटर्नल्स है। ठीक है, तो कौन एक्सटर्नल नहीं है? तो जो मैनेजर है वो अकाउंट्स का यूज़र अगर है भी तो वो इंटरनल यूज़र है। तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला है। 102 ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड बाय। तो मोटिवेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो स्टाफिंग वाला टॉपिक है उसके अंदर अपन भर्ती करते हैं, चयन करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं और उनके बाद मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन के लिए मैनेजमेंट में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है। तो एक थ्योरी आपको याद होगा, आपने सुनी होगी, अब्राहम मास्लो की थ्योरी। उन्होंने नीड बेस्ड हायरार्की दी थी कि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। उन्होंने मैस्लो थ्योरी उसको कहते हैं। उसके बाद उनकी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था इनका नाम था अल्डरफर। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी ERG थ्योरी। यहाँ पे जो ई है वो है एग्जिस्टेंस, कि व्यक्ति सबसे पहले अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोशिश करता है या उसका प्राइम लक्ष्य वो होता है। उसके बाद R फॉर है रिलेटेडनेस। उसके बाद व्यक्ति की जब पहली ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर व्यक्ति चाहता है कि उसे परिवार में, समाज में जहाँ वो काम करता है वहाँ नेम, फेम, रिकग्निशन मिले, उसे एक मान्यता मिले, लोग उसको वर्थफुल माने, उसे यूज़फुल माने सोसाइटी के लिए। और इसके बाद एक ग्रोथ वाला है। तो ये ERG थ्योरी थी, ये क्लेटन अल्डरफर ने दी थी और ये अब्राहम मास्लो के बाद उन्होंने उसका एडवांस्ड रूप ये कह सकते हैं। ठीक है सर, तो अब सुना हुआ है, अब इसमें एक MCQ में बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है कि ERG में R से क्या तात्पर्य है। तो अगर आपका सुना हुआ होगा, आप पूरी बात ही समझ लीजिए। आप कोशिश यही कीजिए कि अपना एरिया जो है उसे वाइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं। अब आपने सुन रखा है तो आप ERG सबके फुल फॉर्म बता सकते हैं, किसने प्रोपाउंड की, वो सब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द मीन वैल्यू ऑफ 7 नंबर 7, 9, 12, x, 4, 11 एंड 5 इज 9, देन द मिसिंग नंबर ऑफ x विल बी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपको 7 संख्याएं दे रखी है, मैं वो 7 संख्याएं लिख देता हूँ। 7 है, 9 है, 12 है, x है, 4 है, 11 है, 5 है। ये जो 7 संख्याएं दे रखी हैं उनका आपको औसत या मध्यमान मीन 9 बता रखा है। ध्यान दीजिएगा कि आपको मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब आपको इस छुपे हुए x का मान बताना है। तो बहुत सिंपल है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से 63 आ गया। ठीक है, और 7 और 9 16 और 12 28, 28 और 4 32, 32 और 11 43, 43 और 5 48। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल हो रही है 48 प्लस x। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 48 को उधर ले जाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो जो आपका मिसिंग फिगर है वो 15 है। ठीक है, तो ठीक है सर, होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये कहें कि किसका क्वेश्चन है तो ये ऑब्वियस सी बात है, मीन का क्वेश्चन है, जिसका फॉर्मूला सिग्मा x/n होता है। जब हमने 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें पता लग गया था कि उन सारी संख्याओं का जो टोटल है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है वो 63 रहा होगा। एक ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन हिंदी में अवलोकन या प्रेक्षण कहते हैं, तो एक प्रेक्षण जो मिसिंग था उसकी वैल्यू डेफिनेटली 15 रही होगी। खैर, होप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
और ये सब ना करें तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।